Hello everyone. Our today's topic is Negotiable Instrument Act 1881, and the important provisions which we are going to cover today are with regard to the like protection to paying banker, protection to collecting banker, section 138. Apart from the negotiable instruments, meaning of negotiable instruments, kinds of negotiable instruments, characteristics of negotiable instruments. So these things we are going to discuss now. Let us start. शुरू करते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कुछ प्रोविजंस आज हम देखेंगे. इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से टाइप के हैं और कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या है, उनके किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, वो आज हम बात करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर हम करें, एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात हम करें तो लीगल रिकॉग्निशन देता है. एक्ट जो है वो लीगल रिकॉग्निशन देता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को. इट एंश्योर्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिमेन सिंपल एंड इफेक्टिव टू मेक देम the necessary tools for commercial transactions. commercial transactions में negotiable instruments का काफ़ी कुछ important contribution है. It provides for legal and regulatory framework for disputes related to negotiable instrument. Instruments का मतलब है, instruments एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार बनाता है. Rights जो है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है, इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग राइट्स इन फेवर ऑफ सम. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं. देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नेगोशिएबल इन नेचर. नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल. इसका मतलब है ट्रांसफरेबल. इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट possessing द क्वालिटी ऑफ नेगोशिएबिलिटी इज कॉल्ड नेगोशिएबल. ट्रांसफरेबिलिटी, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया, पीस ऑफ पेपर है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ राइट्स क्रिएट किए हैं, कोई इंडिविजुअल के फेवर में, कोई पर्सन के फेवर में, तो वो अगर निगोशिएबिलिटी को लेके अगर उसमें क्वालिटी आ गई है, जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और वो डॉक्यूमेंट मैं ए को देना चाहता हूँ, जिसमें कुछ राइट्स मैंने ए को दे दिए हैं, पेमेंट रिलेटेड, मनी रिलेटेड सब, तो ये निगोशिएबिलिटी हो गई उसकी. मेरी जगह पे वो पैसा कलेक्ट कर सकता है. मनी ही कैन कलेक्ट ऑन माई बिहाफ. तो लाइक दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी निगोशिएबल ओनली व्हेन, कब उसे कहेंगे हम निगोशिएबल, कब कहेंगे, व्हेन इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रियल ओनर बाय सिंपल डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. तो क्या हो गया कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय simple delivery or endorsement and delivery. The person who receives the instrument, that is transferee or holder in due course for value, for consideration, and in good faith is not affected by the defect in the title of the transferor, and such person can sue upon the instrument in his own name. These are the important things which one has to consider. तो जब हम किसी चीज को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, वो डिलीवरी होगी. उसकी डिलीवरी के साथ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी हो सकती है या सिंपल डिलीवरी हो सकती है. और जो जिसको मिलेगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा या जिसके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, उसका ओनर हो जाएगा. और उसमें कोई डिफेक्ट होगा डॉक्यूमेंट में तो भी उसको उसका कोई परिणाम उसके ऊपर नहीं होगा, और वहां उसको एक राइट मिलेगा, राइट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स. अगर कुछ उसका डिफेक्ट, कुछ भी इश्यूज आए, तो सिंस वो ओनर हो गया तो वो ही कैन सू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम. ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके, जिससे हम कहेंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, हमने यहाँ एक पिक्चर बताया है. निगोशिएबल
मीन्स ट्रांसफरेबल, इसका ये मीनिंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। देन ये जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर करता है, वो ट्रू ओनर है। मनी और गुड्स जो भी उसमें मेंशन किया है, मनी चेक में मनी है या बिल ऑफ एक्सचेंज में गुड्स है, जो भी है, तो वो जो ओनर है वो ओनर ट्रू ओनर है, जो ये जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट आया है। और द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गेट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा है। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाद में और क्या है, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गेट्स अ राइट टू सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, वो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। इट इज ट्रांसफरेबल टिल मैच्योरिटी, जैसे कि चेक है तो उसका मैच्योरिटी तक वो कर सकता है, लेकिन एक्सपायरी हो गई तो नहीं हो पाएगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टन इक्वल प्रिजम्पशंस, ये हम आगे देखेंगे कौन से प्रिजम्पशन से। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। इसमें नंबर 1 है प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नंबर 3 चेक्स। लेट अस स्टार्ट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है, एक अंडरटेकिंग है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि प्रॉमिस किया मैंने, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंप्राइजिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मैंने एक प्रॉमिस किया, अनकंडीशनल प्रॉमिस किया मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है कि मैं जो एक्स है, जो मेरा फ्रेंड है, एक्स वाई जेड जो भी है, उसको मैं एक जो भी मनी इस नोट में मेंशन है वो दूंगा पर्टिकुलर डे को। तो ये मैंने अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दिया है, साइंड बाय द मेकर, मैंने साइन किया है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब ये है प्रॉमिसरी नोट, ये एक प्रॉमिस है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। एक जो साइन कर रहा है, जो मेकर है, उसके तरफ से है कि ही इज बाउंड टू पे सर्टन अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, और जो इसको कैरी करेगा, जो वो लेके आएगा उसको। तो दिस वे ये है प्रॉमिसरी नोट। एसेंशियल्स क्या है इसके, इट इज नेसेसरीली टू बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना है, साइंड बाय द मेकर, जैसे कि यहाँ हमने देखा है ही साइनिंग, सो साइंड बाय द मेकर। इसमें अंडरटेकिंग है, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक एक्स वाई जेड मेरा फ्रेंड है, या एक्स वाई जेड जो भी बिजनेस मेरा जिसके साथ चल रहा है, मैंने कुछ गुड्स जो है वो खरीदा है, सो आई एम बाउंड टू पे हिम, या मैंने लोन लिया है। तो देन द प्रॉमिस और अंडरटेकिंग शुड बी टू पे, प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, ये नहीं कि कोई चीज होने के बाद ही दूंगा। द प्रॉमिस और अंडरटेकिंग मस्ट बी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड है ये। पेई का नाम होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, पेई कौन है ये पता होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी स्टैम्प्ड, उसके अगर जो भी स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है तो, और डेट और प्लेस होनी चाहिए। ये एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट है। मोस्ट ऑफ द एसेंशियल्स विल आल्सो बी देयर इन केस ऑफ चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट की अगर हम बात करें तो मेकर जो नोट बनाता है, अंडरटेकिंग देता है, वो है, और जो पेई है जिसको उसका बेनिफिट मिलेगा, ही इज द वन टू हुम द नोट इज पेएबल। द होल्डर इज आइदर द पेई और सम अदर पर्सन टू हुम ही मे हैव एंडोर्स्ड द नोट, द एंडोर्सर एंड द एंडोर्सी। एंडोर्सर वन हु एंडोर्सेस, एंडोर्सी जिसके फेवर में एंडोर्स किया है। तो ये पार्टीज है प्रॉमिसरी नोट की। फॉर्मेट अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट का तो ये फॉर्मेट है, आई सो एंड सो, प्रॉमिस टू पे श्री सो एंड सो, और ऑर्डर ऑन डिमांड सम ऑफ रुपीज सच एंड सच विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इस टाइप की ये प्रॉमिसरी नोट है। अभी हमने देखा प्रॉमिसरी नोट के बारे में, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन देखी हमने, फिर एसेंशियल्स देखे, फिर पार्टीज देखी, फिर फॉर्मेट देखी। अभी हम बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है ये, वहां पे हमने अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देखी, यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर हम देख रहे हैं, साइन बाय द मेकर, ठीक है, वहां भी यही था, साइन बाय द मेकर। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये आया है
कि इट इज अंडरटेकिंग की जगह ये ऑर्डर आ गया है, जो बना रहा है ये ऑर्डर दे रहा है। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू डिफरेंस मेजर ये आ गया है कि उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेकर है वो किसी को डायरेक्ट कर रहा है कि यू नीड टू पे, एड्रेस किया है किसी को कि यू नीड टू पे अ सर्टन मनी ओनली टू, मैं जो जिसे मुझे या मैं जो कहूंगा उस पर्सन को, और जो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन हो गई। एसेंशियल्स में देखें तो राइटिंग, ठीक है, सही बात है, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड नॉट बी मेयर प्रॉमिस, इट शुड नॉट बी मेयर प्रॉमिस बट एन अनकंडीशनल ऑर्डर है। मेयर ऐसा नहीं है सिंपल प्रॉमिस कर दिया, बट अनकंडीशनल ऑर्डर। इट शुड बी साइन बाय द ड्रॉअर, जैसे कि हमने देखा कि राइटिंग होना है, इट शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द मेकर इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेम थिंग अप्लाइज। साइनिंग के पार्ट को लेके राइटिंग और साइनिंग तो बाय द ड्रॉअर ने किया है, और इनकंडीशनल ऑर्डर है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। द पार्टीज एंड द अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टन, सर्टनटी होना है, एंड इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। द ओनली डिफरेंस व्हाट वी आर फाइंडिंग इन बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंजेस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग उधर है, इधर अनकंडीशनल ऑर्डर है, और कुछ है तो वो अभी हम देखेंगे कौन से डिफरेंसेस है, इस बात में डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट अगर हम देखें तो 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ, इस तरह से है। डिफरेंस क्या है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में? प्रॉमिसरी नोट इज अ 2 party डॉक्यूमेंट, लाइक मेकर है उसमें, डेटर है एंड पेई है। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देर आर 3 party, द ड्रॉ, ड्रॉवी एंड पेई, जिसका नाम है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी नहीं है कि 3 party होगी, 2 party भी हो सकती है। इन अ बिल द ड्रॉवर इज द मेकर हु ऑर्डर्स द ड्रॉवी टू पे द बिल टू अ पर्सन कॉल्ड द पेई और टू हिज ऑर्डर। नोट कैनॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ। ये बात, ये नहीं कि मैं अनकंडीशनली अंडरटेकिंग करता हूँ, खुद के लिए नहीं करता हूँ। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी किसी को पे करने की। A promissory note contains an unconditional promise, whereas in case of bill of exchange, there is an unconditional order to the drawee to pay according to the direction. A bill payable after sight must be accepted. इसमें क्या होगा, ये जो है a note is presented for payment without any prior acceptance by the maker. बिल के केस में क्या होगा, आफ्टर साइट बिल है, बिल पेबल आफ्टर साइट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। एक्सेप्टेंस इज importance here. There is no such thing required in the case of promissory. The liability की बात अगर हम करें promissory note में, तो प्राइमरी और एब्सोल्यूट है, क्योंकि उसने अंडरटेकिंग दिया है। He has given an undertaking, or the maker of the note gives an undertaking, whereas इसमें नहीं है, इसमें सेकेंडरी और कंडीशनल है। इसमें तो डायरेक्शन इशू किया है बिल के केस में किसी पार्टी को। फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर, बट नो सच प्रोटेस्ट इज नेसेसरी इन द केस ऑफ नोट। प्रोटेस्टिंग की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर वो ऑनर नहीं हुआ, बिल का पेमेंट करना है, 90 days का है, 60 days का है, जब भी है, उसका ऑनर नहीं हुआ तो ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर रिक्वायर्ड है। नोट प्रोमिसरी नोट के केस में ऐसी नोटिस की जरूरत नहीं है। A bill of exchange can be drawn payable to bearer provided it is not payable on demand. Promissory note cannot be made payable to bearer even if it is made payable otherwise than on demand. ये हो गया, हमने देख लिए डिफरेंसेस विद रिगार्ड टू प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अ चेक की बात करें तो अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंक पेएबल ऑलवेज ऑन डिमांड। ये अगर हम ये बात करें तो इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन हमने देख ही ली है। तो इट कवर्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ एंड ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इज अ डायरेक्शन in writing issued by the drawer to the bank to pay a certain amount of money. So that is called check. It means it is drawn on a banker, it is payable on demand.
ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस अगर वो डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई करता है, इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि वो चेक हो गया है। एक अमेंडमेंट आई, दो अमेंडमेंट्स थी, 2002 एंड 2015 की। एज पर दिस अमेंडमेंट्स द डेफिनेशन, they have widened the definition of a check to include electronic image of truncated check and check in the electronic form. Essentials of a check. चेक की हम बात करें एसेंशियल्स की, तो इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, पेबल ऑन डिमांड। ये दो चीज तो हमेशा ध्यान में रखनी है। इट इज पेबल, इट इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, बैंकर के ऊपर है ऑब्लिगेशन पेमेंट का। इट इज पेबल ऑन डिमांड, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। It is it may be payable to the drawer himself. The banker is liable only to the drawer. Check is usually valid for fixed months. Like now it is 3 months. There is no requirement of payment of stamp duty in case of check. Format of check जो normally जो है, जो भी बैंकों के होते हैं अलग अलग होते हैं, but typically this is what the format is. डिफरेंस की बात अगर हम करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है? ऑल चेक्स आर काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने बोला था कि चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी चेक्स, बिकॉज उसके कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन एंड पेबल बाय अ बैंक, whereas a drawee of bill of exchange may be a non-banker, वो नॉन बैंकर हो सकता है। चेक्स आर नेसेसरीली एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये पेबल ऑन डिमांड है। चेक हमने देखा था, चेक इज पेबल ऑन डिमांड, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में बी मेड पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन स्टेटेड फ्यूचर डेट। Bill payable after sight must be accepted before payment, whereas check does not require acceptance. In case of bills, a grace period of 3 days is given. In case of check, it is not given. Notice of dishonor of bill is necessary, but in case of check, it is not required. This is up to so far as the negotiable instruments are there. These three instruments: promissory note, bill of exchange, and checks. ये हमने देखा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तीन टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स। नाउ चेक के बारे में जो बैंकर का लाइबिलिटी है वो पार्ट अभी हम लेते हैं। बैंकर्स ड्यूटी टू ऑनर द चेक्स। बैंकर की ड्यूटी है ये कि वो चेकों का भुगतान करे। किन परिस्थिति में? जब कस्टमर ने बैंक के पास अकाउंट ओपन किया है। X is the customer. He opened an account with Y bank. Okay, this is Y bank, and he has opened account and issued check. Issued check. He is maintaining balance in the account. His balance in the account is 5 lakhs, and check he has issued for 3 lakhs. Then it is the duty of Y bank to honor the check issued by X. इसको हम कहेंगे liability of a banker. If a banker without justification, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है, मान लो अकाउंट में 5 लाख है, here in this account he is having 5 lakhs rupees as a balance and issuing check of 3 lakh, so bank has to honor it. But अगर वो फेल होता है तो he is liable to compensate for any loss or damage. तो ये बात हो गई नॉर्मल कोर्स में लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक। पेई है, होल्डर ऑफ द चेक है, हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द बैंकर, हैज द ऑब्लिगेशन टू ऑनर अ चेक इज ओनली टुवर्ड्स। नाउ when banker is justified in refusing payment,
सिचुएशन देख लेते क्या क्या है। सफिशियंसी ऑफ फंड, बैलेंस नहीं है, नो बैलेंस, और इनसफिशियंसी है, और ने स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे दिया, नॉट टू पे दी चेक, और कस्टमर इज नो मोर ड्यू टू डेथ और insolvency of the customer. Then again, check it is presented after banking hours. Sorry, just a minute. Okay, now when stop payment का instruction issue किया, when customers death happened, when customers declare हो गया insolvent, when the banker receives notice of customers insanity और गार्निश ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर आया, तो भी पेमेंट नहीं करना है। When the customer has given notice of assignment of the credit balance of his account, when the holder's title is defective and the banker comes to know of it, when the customer has given notice for closing his account. ये circumstances में बैंक is justified। ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ पर, जैसे देखा नो बैलेंस, स्टॉप पेमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, देन इंसैनिटी है, गार्निशी ऑर्डर आया, कोर्ट ने कुछ कारण से दूसरे कुछ अमाउंट मांगा है उसमें से, उस अकाउंट में से, और उसके ऊपर अटैचमेंट आ गया, तो देन दैट इज अटैचमेंट ऑर्डर होने से ऑनर नहीं कर सकते, वो रादर जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं जहाँ पे बैंकर जस्टिफाई हो जाता है, बैंकर की एक्शन जस्टिफाई हो जाती है इन रिफ्यूजिंग पेमेंट। लेकिन बैंक में रिफ्यूज टू पे कस्टमर्स चेक, ये तो इधर जस्टिफिकेशन उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, बट और भी सिचुएशन है जिसमें बैंक रिफ्यूज कर सकता है। अगर चेक आज की डेट है, फॉर एग्जांपल द डेट इज 1 जनवरी 2023 और चेक का डेट है 5 जनवरी 2023, देन वो पोस्ट डेटेड हो गया, देन सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल 3 लाख का चेक दिया और अकाउंट में 1.5 लाख ही है, देन डाउटफुल लीगैलिटी, कुछ इश्यूज है उसमें, लीगल इश्यूज है कुछ उसमें, डाउट आ रहा है, द चेक इज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड, इट इज प्रेजेंटेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर्स जो भी होगा, मान लो 4:30 होगा या 5:30 होगा, उसके बाद किया होगा, द चेक इज ऑन द फेस ऑफ इट इज इरेगुलर, एम्बिग्यूअस और अदरवाइज मटेरियली अल्टर्ड। मटेरियल अल्टरेशन हम देखेंगे इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, कभी दो ही अकाउंट, कभी अकाउंट में 2 अकाउंट होल्डर है, दोनों का साइन चाहिए, 3 अकाउंट होल्डर है, तीनों का साइन चाहिए, लेकिन नहीं किया है, तो बैंक में रिफ्यूज। व्हेन द चेक हैज बीन अलॉटेड टू बिकम स्टेल, ये तो सवाल ही नहीं आता है, अगर 3 महीने का अभी लिमिटेशन है उसके बाद किया तो दीज आर द थिंग्स वेयर बैंक कैन रिफ्यूज टू ऑनर द चेक्स। अभी हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि 20 नवंबर 2022 का एक चेक इशू हुआ है और 21 नवंबर का उसका डेट है, वो 20 नवंबर को प्रेजेंट कर दिया है, बैंक में डिनाई टू मेक द पेमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर, पेइंग बैंकर मतलब जो बैंक पे करता है, जो अभी हमने देखा है, ये हिसाब से अगर हम देखेंगे, अभी हम चेक के प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर पे आएंगे। उधर में हमने देखा कस्टमर रिलेटेड है और अकाउंट में पैसा है, देन कस्टमर नॉर्मली बैंक्स आर सपोज टू ऑनर, ये हमने जो देखा है कंडीशंस जो है, इसमें बैंक इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट, ये भी वही है, इसमें भी वो जस्टिफाई कर सकता है फॉर द रीजन मेंशन, बट उसका प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है, व्हेन देयर इज अ बैलेंस इन द अकाउंट दे हैव टू ऑनर इट, बैंक्स हैव टू ऑनर इट। अभी हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर जो बैंक भुगतान करने वाले बैंकर को सुरक्षा, इन द सेंस ये सुरक्षा कौन सी है, ये है प्रोटेक्शन की, लीगल प्रोटेक्शन, दिस इज लीगली they are safeguarded, their interest is safeguarded, that is भुगतान करने वाले बैंकर जो पेमेंट करते हैं
के लिए। सेक्शन 2085 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये कहता है कि अगर मान लो कब बैंकर कब डिस्चार्ज हो जाएगा अपने ऑब्लिगेशन से, जब उसने पेमेंट कर दिया होगा ड्यू कोर्स में। वो कैसे? अगर मैंने चेक इशू किया पेएबल टू ऑर्डर purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the banker is discharged by payment in due course. A banker can debit the account of the customer with the amount even though the endorsement turns out subsequently to have been forged or the agent of the payee without authority endorse it on behalf of the payee. इसका मतलब ये है कि एज पर सेक्शन 85, सेक्शन 85 क्या कहता है? प्रोटेक्शन दिया है पेइंग बैंकर को। अगर मान लो ये चेक पेएबल टू ऑर्डर purports to be endorsed by or on behalf of the pay, इसका अगर पेमेंट बैंकर करता है, अगर कोई चेक इश्यू हुआ है और वो इन नॉर्मल कोर्स में प्रेजेंट हुआ है, द बैंकर इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पे includes endorse also. This protection is granted because a banker cannot be expected to know the signatures of all the persons in the world. He is only bound to know the signatures of his own customers. ये कलेक्टिंग बैंकर्स में भी हम देखेंगे। Therefore, the forgery of drawer signatures will not ordinarily protect the banker, but even in this case, the banker may debit the account of the customer if it can show that forgery was intimately connected with the negligence of the customer and was the proximate cause of the loss. ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए है। इन द केस ऑफ बेरर चेक, ये सही बात है कि द रूल इज दैट वंस अ बेरर ऑलवेज अ बेरर। इट मीन जो भी उसको लेके आएगा, जो भी पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा, इज एंटाइटल्ड टू गेट इट। अ चेक ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड by the drawer himself to be payable to bearer, the banker may ignore any endorsement on the check. तो इसका मतलब ये है कि बेरर है तो बेरर है, तो ही विल बी डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू। और बेरर चेक अगर पेमेंट किया तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाएगा और ही विल बी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस। इस तरह से पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 में डिफाइन किया है। इसमें ये कहा है एनी पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू देयर अंडर इन ड्यू कोर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ वैलिडेशन। बैंकर हूं मैं, बैंकर का काम है जो भी आएगा वो एज पर रूल्स जो भी ऑनर करना है, ऑनर करना है, और मुझे उसका वैलिड डिस्चार्ज मिलेगा इफ आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज डिलीजेंटली विदाउट एनी एरर्स। पेमेंट विल बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। उस पेमेंट को हम ड्यू कोर्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहेंगे जो अपेरेंट टेनर, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू व्हाट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर अपेरेंट टेनर की हम बात करें तो दिख रहा है मुझे कि वो जो उनका इंटेंशन है वो इस पे है, कहीं भी उसका ज़्यादा कुछ ये नहीं है, उसमें अल्टरेशन नहीं है, कुछ इश्यूज नहीं है। इट इज़ मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट निग्लिजेंस। पेमेंट कर रहे हैं गुड फेथ में कर रहे हैं, विदाउट निग्लिजेंस कर रहे हैं। इट इज़ मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु इज एंटाइटल्ड एज होल्डर टू रिसीव पेमेंट। पेमेंट इज मेड अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड। मतलब वो बिलीव कर सकता है पेइंग बैंकर कि जो है there is no such thing, there is no doubt about it. तो वो क्या होता है, which do not afford a reasonable ground, believing that he is not entitled to receive payment. So there is no doubt about it, and payment is made in money and money. Section 20 and 128, payment in due course of a paying banker making payment in due course is protected regarding cross check. ये हो गया पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर के ऑब्लिगेशंस हमने देखे। नाउ वी आर गोइंग टू कलेक्टिंग बैंकर, जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे चेक का पेमेंट कलेक्ट करता है।
उसे हम कलेक्टिंग बैंकर कहते हैं। कलेक्टिंग बैंकर इज द बैंक विच कलेक्ट्स द प्रोसीड्स, जो अपने बैंक कस्टमर के बिहाफ पे चेक का प्रोसीड्स कलेक्ट करता है। अ बैंकर कलेक्ट्स द प्रोसीड्स ऑफ अ चेक फॉर अ कस्टमर प्योरली एज अ मैटर ऑफ सर्विस। लेकिन फिर भी इतना जरूरी है कि उनके कुछ ऑब्लिगेशंस है, बैंकर्स के ऑब्लिगेशंस है। जनरल क्रॉसिंग शैल नॉट बी पेड टू एनीवन। फॉर एग्जांपल, अगर जनरल क्रॉसिंग का कोई चेक है तो वो किसी को नहीं पे होगा एक्सेप्ट बैंकर को होगा। एंड स्पेशली क्रॉस्ड है तो वो उसी को होगा, द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड। तो ये बातें ध्यान में रखनी है जब कलेक्टिंग बैंक का रोल है। 10, paying banker must pay a generally crossed check only to a banker, thereby meaning that it should be collected by another banker. While collecting the checks for a customer, it is quite possible that the banker collects for a customer proceeds of a check to which the customer had no title in. In such a case, the true owner may sue the collecting bank for conversion. But at the same time, it cannot be expected of a banker to know or ensure that all the signatures appearing in the endorsements on the reverse of the check are genuine. The banker is expected to be conversant only with the signature of his customer. A customer to whom a check has been endorsed would request his banker to collect a check. In the event of this endorser signature being proved to be forged at a later date, the banker who collected the proceeds should not be held liable for the simple reason that he has merely collected the proceeds of the check. ये important point इसमें है। सेक्शन 131 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन देता है कलेक्टिंग बैंकर को, where the customer's title to the check which the banker has collected has been questioned. ये सेक्शन 138 इसी हिसाब से काफी मायने रखता है। ये सेक्शन कहता है अ बैंकर हु हैज इन गुड फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ कस्टमर ऑफ अ चेक crossed generally or specially to himself shall not, in case the title to the check proves defective, incur any liability to the true owner of the check. उसका लाइबिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि उसने गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस, मतलब उसकी गलती नहीं है, वो हिसाब से रिसीव किए हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसको दिया, बैंकर रिसीव्स पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक फॉर अ कस्टमर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, notwithstanding he credits his customer's account with the amount of the check before receiving payment thereof. ठीक है, explanation है। But the point here is that in good faith and without negligence, if he gets the proceeds credited to his customer's account, so he is not liable. 2002 में एक अमेंडमेंट आया, इसमें न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है। ड्यूटी एक बैंकर को दी है, who receives payment based on electronic image of a truncated check held with him to verify the prima facie genuineness of the check to be truncated and any fraud, forgery or tampering apparent on the face of the parent. That is the important one here. If it is any fraud, forgery or tampering apparent on the face of the instrument, that can be verified with the due diligence and ordinary care. ये तो रिक्वायर्ड ही होता है। ड्यू डिलिजेंस एंड ऑर्डिनरी केयर तो बहुत जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट देन क्राइटेरिया इट विल बी डिसाइडेड। 138 का 131 सेक्शन का अगर प्रोटेक्शन लेना है कलेक्टिंग बैंकर को तो क्या करना पड़ेगा कलेक्टिंग बैंकर को? इट हैज टू शो दैट इट एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। उसने जो है वो अच्छे से अच्छे इसमें किया है, गुड फेथ में किया है, और गलती उसकी निग्लिजेंस नहीं है, मतलब उसका कोई ज्यादा उसमें फॉल्ट नहीं है। एंड इट इज डन ऑनेस्टली, इट मीन्स इट इज डन ऑनेस्टली। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द चेक वाज कलेक्टेड इन गुड फेथ इज अपॉन द बैंकर क्लेमिंग प्रोटेक्शन। उसको क्लेम प्रूव करना पड़ेगा। अभी नेग्लिजेंस का एग्जांपल देखें तो कलेक्टिंग द चेक पेबल टू द अकाउंट ऑफ द कंपनी टू द क्रेडिट ऑफ द कंपनी का चेक है, डायरेक्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया,
मतलब कंपनी के अकाउंट में कलेक्ट करना था चेक, तो वो डायरेक्टर के अकाउंट में कर दिया है, तो इस टाइप के नहीं होना चाहिए. द बैंकर शुड हैव कलेक्टेड अ क्रॉस चेक. द चेक शुड हैव बीन क्रॉस्ड बिफोर इट केम टू हिम फॉर. The process should have been collected for a customer person who has an account with him. Very important. Or collecting banker acts as agent of the customer. This is about so far the protection available. हम बात कर रहे हैं सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसकी प्रोविजंस काफी मायने रखती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जब चेक की बात आती है. चेक्स हम देखते हैं, और चेक्स नॉर्मल कोर्स में जब भी चेक्स इशू होता है, तो ए ने अगर चेक इशू किया है बी बी के फेवर में, तो जब बी बैंक में अपने अपने बैंक में वो प्रेजेंट करता है, अपने बैंक में बी जब वो प्रेजेंट करता है, तो ए की ये ड्यूटी बनती है कि वह जो चेक है वो ऑनर करे. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर चेक का अमाउंट अगर 50,000 है, और बी ने बी ने अपनी बैंक में ये चेक डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो जब ये बी का बैंक अगर ए के बैंक को जब वो चेक भेजेगा, तो ए का काम है ये 50,000 जो है, ये जो चेक की अमाउंट है वो अपने अकाउंट में रखे और ये चेक ऑनर करे. तो इसी को हम कहते हैं चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन. तो क्या होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी. अगली बार जब ए और बी के बीच कोई ट्रांजेक्शन्स लोन को लेके होगा या कोई सप्लाई मटेरियल को लेके होगा, तो बी को एक ट्रस्ट रहेगा ए के ऊपर. तो ए ने जो चेक इशू किया है 50,000 का, वो बी ने जब अपनी बैंक में प्रेजेंट किया, तो वो ऑनर हुआ, मतलब बी को पैसा मिल गया. तो बी को पैसा मिल गया, तो ये ट्रांजेक्शन क्लियर अच्छा ट्रांजेक्शन माना जाएगा. हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, चेक के पीछे क्या उद्देश्य है. चेक के पीछे ये उद्देश्य है कि जब भी इशू चेक दिया है, तो इसका मतलब जिसने इशू किया है उसके अकाउंट में उतना पैसा है, पर वो कैश नहीं दे पा रहा है कुछ कारण से. जैसे कि 50,000 का अमाउंट है या जो भी अमाउंट है उसके पास नहीं है. तो लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट उसके पास क्रिएट किया है ए ने. तो ए क्या कर रहा है, ए के पास चेक है, तो वो बी को दे दिया है उसने, और बी ने वो एक्सेप्ट किया है चेक, और उसको अगर वो पैसा मिल गया, तो ये क्या बनी रहेगी, यहाँ पे ट्रस्ट बना रहेगा, विश्वसनीयता बनी रहेगी. ये बात हो जाती है. तो इसीलिए हम चेक को उस दृष्टिकोण से देखते हैं. पर कभी ऐसा होता है कि ए वो ऑनर नहीं कर पाता, ये उसमें डिफॉल्ट कर देता है. ए के पास पैसा नहीं होता है, जिस दिन इशू किया उसी दिन से उसके पास पैसा नहीं है, तो बी को पैसा नहीं मिलेगा और बी के लिए कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे. तो इसीलिए ये सेक्शन 138 1988 में इंट्रोड्यूस किया है. इसके पीछे क्या धारणा है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके पीछे रहा है. बिजनेस में अगर मान लो चेक दिया और वो ऑनर नहीं हुआ, तो क्या होगा, केओस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, सब जगह अफरा तफरी हो जाएगी. तो क्रेडिबिलिटी तो कुछ बचेगी नहीं. ये क्रेडिबिलिटी के लिए, विश्वसनीयता के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी था कि एक जो चेक रिलेटेड कुछ उसके ऊपर कुछ कानून बने. तो इसीलिए चेक अगर डिसऑनर हुआ, तो उसके लिए प्रोवाइड पेनल्टीज, उसमें पेनल्टीज प्रोवाइड की है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए. फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड, या कोई कारण से चेक ऑनर नहीं किया, तो फिर जो चेक इशू करता है उसको पेनल्टी देना पड़ेगा. वो किस तरह से होगी वो अभी हम देख लेंगे. चेक है,
ए ने चेक इशू किया, बी ने चेक बैंक में दिया और वो ऑनर नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? डिसऑनर ऑफ चेक, जो कि नहीं होना चाहिए था। वेयर, अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्हेन अ चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट विद अ बैंकर, बैंक पे ही ड्रॉ करता है चेक, क्योंकि बैंक ही चेक इशू करता है, उसको चेक बुक देता है अकाउंट होल्डर को। अगर उसने चेक इशू किया फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन, ए ने बी को चेक दिया फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, इसको हमने नहीं भूलना है। अगर सोशल ट्रांजेक्शन है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, अगर विदाउट मतलब चेक जस्ट इशू हुआ है, उसके पीछे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लोन नहीं लिया है, डेट नहीं है, अदर लाइबिलिटी नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन जब ऑफिशियली हम सेक्शन 138 की बात करते हैं, तो ये सेक्शन 138 क्वालिफाई होने के लिए जो चेक इशू किया एक ए ने, फॉर एग्जांपल, तो ए ने जो चेक इशू किया वो किस तरह से होना चाहिए? डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। मतलब उसने या तो लोन लेना चाहिए बी से, उसने लोन लिया होगा, या उसने कोई सप्लाई मटेरियल बी से लिया होगा, किसी न किसी तरह से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, जैसे कि हमने चेक अभी देखा था उसके ऊपर अनपेड आया था, बैंक का स्टैंप होता है, डेट होती है, मेमो होता है साथ में। और किस कारण से? तो फंड सफिशिएंट नहीं है अकाउंट में। अगर 50,000 का चेक दिया है, 50,000 नहीं है, 20,000 है। अगर किसी तरह से उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करी होगी बैंक के साथ, वो बैंक के साथ जितनी अरेंजमेंट के साथ पैसा रहना चाहिए उससे भी पैसा नहीं जमा होगा और वो रिटर्न हो गया होगा अनपेड। तो इन कारणों से अगर वो रिटर्न हो गया तो फिर वो समझा जाएगा कि ही कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। मतलब ये जो ऑफेंस किया है उसने, वो डिसऑनर ऑफ चेक का ऑफेंस है और उसके लिए ये सेक्शन अट्रैक्ट करेगा। अभी उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक का, और फाइन है चेक के ट्वाइस। जो चेक का अमाउंट होगा 50,000, तो उसको 1 लाख तक फाइन हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। तो ये इसके पीछे की प्रोविजन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। एसेंशियल्स, अभी हम ये देख लिया हमने कि ये चेक चेक पहले देखा हमने किस तरह का है, फिर देखा कि डिसऑनर चेक अगर हुआ तो क्या होगा, और हम देख रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 138। ये सेक्शन अगर अट्रैक्ट करना है तो किस तरह से होना है? चेक इज प्रेजेंटेड टू द बैंक। ए ने बी को चेक दिया, ए ने बी को चेक दिया, बी ने बैंक में, फॉर एग्जांपल उसके बैंक का नाम है सी, सी बैंक में उसने प्रेजेंट किया। फिर वो क्या वेट कर रहा है कि उसके अकाउंट में क्रेडिट आएगा 50,000 का, ठीक है। लेकिन वो नहीं आता है, या आता है कैसे देख लेते हैं। तो चेक इज प्रेजेंटेड, उसने चेक प्रेजेंट कर दिया, वैलिडिटी में किया, चेक का डेट है 15 अप्रैल, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ही है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2023, और उसने वो प्रेजेंट किया 18 अप्रैल को, तो विद इन वैलिडिटी हो गई। अभी इट इज रिटर्न अनपेड, उसमें फंड नहीं था, तो 25 या 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को वो रिटर्न आ गया, ये रिटर्न आ गया। तो क्या होगा? द पेई जो है, जो बी है, और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक मेक्स अ डिमांड। अभी क्या होगा? पहले तो हमने ये देखा, ये देखा हमने क्या है इसके, ये देख लिया कि किस तरह से वो अनपेड आ गया है। उसके बाद अगर वो अनपेड, रिटर्न अनपेड आ गया, तो आगे क्या होगा? द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स मेक्स अ डिमांड, वो डिमांड नोटिस इशू करेगा। डिमांड नोटिस में क्या, 30 दिन का टाइम देगा उसको पेमेंट के लिए।
जब से उसको चेक रिटर्न आया है। मान लो उसने 15 अप्रैल का चेक है, 18 अप्रैल को डाला, 22-23 अप्रैल को इंक्वायरी किया, 25 अप्रैल को उसको चेक रिटर्न मेमो आ गया, तो उस दिन से उसने 30 दिन के अंदर नोटिस इशू करना है, और ये नोटिस में उसने 15 दिन का टाइम देना। तो मतलब ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी बैंक में डाला, सी बैंक ने उसको रिटर्न किया, सी बैंक ने उसको रिटर्न किया, तो जब से रिटर्न आया तब से 30 दिन के अंदर क्या करना है, बी ने नोटिस इशू करना है, और उस नोटिस में 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय पेमेंट के लिए देना है। अगर ए पेमेंट नहीं करता है, इफ द ड्रावर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेयर और टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द सेड, अभी वो पेमेंट नहीं कर, तो क्या होगा, यस, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई, प्रोविजंस अप्लाई करेगी। इसका मतलब क्या करेगा, तो ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी विल फाइल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या है, देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 138 डेट और अदर लाइबिलिटी मींस लीगली एनफोर्सेबल डेट। ये नहीं कि ऐसे कोई कोई लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, बस ऐसी बात की और उन्होंने चेक दे दिया, ए ने बी को चेक दे दिया, बी ने वो चेक डिपॉजिट किया, रिटर्न आ गया, तो बी के ए के खिलाफ जा रहे हैं। वो एनफोर्सेबल डेट का मेन क्राइटेरिया इसमें ऋण होना चाहिए, लोन होना चाहिए, या इसी तरह की लाइबिलिटी होनी चाहिए। सेक्शन 139, अभी 138 हमने देख लिया, 138 काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 138 में वो हमने देख लिया। और 139 में क्या है, इट डील्स विद द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैविंग इशूड अ चेक ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड डिसऑनर्ड इट। अभी उसने इंडिविजुअल से रिलेटेड उसने डिसऑनर किया, तो क्या होगा, the holder of the check received it for the discharge of any debt or liability. The burden was on the accused to repudiate. अगर वो accused बोलता है कि मैंने नहीं किया, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा। सिंपल है, जब 138 में ए ने बी को चेक इशू किया और बी ने बी को पेमेंट नहीं मिला, तो बी ने ये जो है ये प्रोसीजर कंप्लीट करी, उसने नोटिस दी, उसने 15 दिन का टाइम दिया, वो भी नहीं हुआ, तो कंप्लेन फाइल करी। अभी ये बात जो है, इसमें ए ए को बताना पड़ेगा, अगर ए रिजेक्ट करता है, ये रिफ्यूज करता है कि ये कंप्लेंट जो है वो सही नहीं है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंप्लेंट सही क्यों नहीं है, अदरवाइज लॉ विल बी विथ बी, फॉर ऑल पर्पसेस लॉ विल बी with B. Such a person is presumed to be guilty until and unless he proves himself innocent in the eyes of law. एक बार चेक इशू किया, ऑनर नहीं किया, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो किस तरह से, वो क्यों नहीं ऑनर कर पाए, अदरवाइज उसको गिल्टी माना जाएगा। ये इसमें कहा गया। सेक्शन 141 की बात अगर हम करें, तो ये ऑफेंसेस बाय कंपनीज है। कंपनीज भी चेक्स इशू करती है, कंपनीज, हमने इंडिविजुअल्स के बारे में देखा, अभी कंपनीज जो चेक्स इशू करती है वो कंपनीज के बिहाफ पे करती है। तो कंपनीज के बिहाफ पे करती तो है, लेकिन साइन कौन करता है, साइन करता है द इंडिविजुअल्स हु व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड कंडक्ट। अभी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करें, तो ये पर्सन क्या है, ये फॉर वेरियस ऑपरेशन एंड कंडक्ट ऑफ अकाउंट, ये सीएफओ हो सकता है, या ये कोई अकाउंटेंट हो सकता है, चीफ अकाउंटेंट हो सकता है, कि मैनेजरियल पर्सन हो सकता है, जिसको ये पावर होगा कि वो चेक इशू करे, और वो चेक अगर डिसऑनर हो गया, तो ही विल आल्सो बी पार्टी अपार्ट फ्रॉम द कंपनी। इस तरह से ऑफेंसेस
by companies act. Every individual who at the commission of an office was in charge and was responsible, जो हमने बात करी वही बात है इसमें. However, ये प्रोविजन किसे अप्लाई नहीं करेगी? अगर वो पर्सन ये बताता है कि जब चेक इशू हुआ था तो डिसऑनर हुआ, तो ये वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, ये उसके नॉलेज में बात नहीं थी, कोई मटेरियल बात है वो उसके नॉलेज में नहीं थी एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक और विद डिसऑनर ऑफ चेक दैट, और उसने क्या किया, ही एक्सरसाइज ऑल द ड्यू डिलीजेंस, उसने सभी प्रिकॉशंस ली, उसने अपनी तरफ से पूरी उसने कोशिश करी कि इस तरह का ऑफेंस कमिट ना हो. मान लो वो उसने अपने तरह से कोई कमी नहीं रखी थी उसमें, तो दिस पर्सन अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं देखो मैं उस वक्त इंचार्ज नहीं था, या मैं इंचार्ज था लेकिन मैंने बैलेंस अकाउंट में था, सब बातें बराबर थी और इस तरह से मैंने वो चेक इशू किया, मुझे लगा कि अकाउंट में बैलेंस है और बैलेंस था भी. इफ ही प्रूव्स दैट बाद में कुछ कारणवश अकाउंट में कुछ इश्यूज आए या कुछ आए, इसी तरह से उसने पूरी कोशिश करी कि वो ड्यू डिलीजेंस उसने पूरा किया, तो फिर उसको ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा. और कुछ जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट होते हैं कंपनी में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉर गाइडिंग दी कंपनीज, एक्सपर्टीज उनको देने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती है. इस टाइप के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं वो भी इसमें एक्सक्लूड है. 142 सेक्शंस की अगर हम बात करें, सेक्शन 142 की हम बात करें तो द कोर्ट शैल टेक नोटिस ऑफ ऑफेंस विच इज रिगार्डेड पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट मेड बाय द होल्डर ऑफ द चेक. जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने देखा ए और बी है, ए ने चेक इशू किया है, बी इज द होल्डर, बी के पास जो है वो बी पे ही है, बी को पैसा मिलना था नहीं मिला तो बी कंप्लेन करे, तो ये रिटर्न कंप्लेन करेगा. देन व्हाट विल हैपन इज दैट वो आगे बात बढ़ेगी. सच कंप्लेंट शुड बी मेड विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस. इसका भी लिमिटेशन जो है वो इस 30 days का लिमिटेशन इसमें आता है. सेक्शन 138 में 30 days का लिमिटेशन है, जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन उसका आया है. कोर्ट जो इंफीरियर है, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के इंफीरियर कोर्ट्स है, वो इसको टू द प्रोविजंस ऑफ पर्टेनिंग टू सेक्शन 142. 147 की बात करें तो एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी कंपाउंडेबल. इसमें कंपाउंडेबल की बात करें तो कंपाउंडेबल क्या होता है, व्हेन पार्टीज जो है कंप्लेंट की दे कैन इफेक्ट द कॉम्प्रोमाइज व्हाइल द केस इज अंडर ट्रायल. अगर वो चाहे तो उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करके क्लोज हो सकता है. तो इसी के साथ आज हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर का सेक्शन 138, इन सभी के बारे में डिस्कस किया, बातचीत की. और मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर सेशन अच्छा लगा होगा. थैंक यू वेरी मच.